हेलो स्टूडेंट्स, तो जो है आज की वीडियो है इसमें 12th क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आप देखें जो ज्योग्राफी है ओवरऑल इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। लेकिन जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है इसमें मेनली आपको मानव भूगोल के बारे में बताया जाता है। तो इसी के जो आगे कुछ मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है पूरे भूगोल को डिफाइन किया था, लाइक भूगोल है क्या, ज्योग्राफी है क्या। अगर आप ज्योग्राफी को देखते हैं, पृथ्वी के स्वरूप और पृथ्वी के बदलते हुए स्वरूप का वर्णन करना, कि अगर आप इसके बारे में देखते हैं कि डिस्क्राइबिंग द अर्थ एंड डिस्क्राइबिंग इट्स चेंजिंग फॉर्म, कि पृथ्वी है और उसके बदलते हुए स्वरूप का अगर आप अध्ययन करते हैं तो वो ज्योग्राफी कहलाती है। ओवरऑल कि पृथ्वी पर चाहे जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, किसी भी टाइप से हो रही है, चाहे एनवायरमेंटल के बेस पर हो रही है, चाहे ह्यूमनिस्टिक बेस पे हो रही है, दोनों ही लेवल पर हम जाकर देखेंगे वो क्या है, ज्योग्राफी। बट अगर आप इसको डिटेल वाइज क्लासिफाई करते हो, वर्गीकृत करते हो, तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। एक रहता है मानव भूगोल और दूसरा रहता है हमारा भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, तो जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, इस फिजिकल एनवायरनमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये सारी के सारे किसके अंदर आती हैं, भौतिक भूगोल में। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जो नेचुरली गिवन है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जिसको ना आप बदल सकते हैं ना कोई भी बदल सकता है। जो चीज़ें एज इट इज़ हैं वो रहेंगी ही रहेंगी, लाइक हवा हो गई, जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हमारी, ये सब हमारी भौतिक भूगोल का हिस्सा रहती हैं, क्योंकि ये फिजिकल एलिमेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे वातावरण के भौतिक तत्व हैं। तो हम अपने भौतिक तत्वों के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं या बताते हैं, इन भौतिक तत्वों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम बात करें तो हमारा एक जीव मंडल हो गया पूरा। इस जीव मंडल के जितने भी काम वगैरह हैं, जितना भी इम्पैक्ट इनका पड़ रहा है, ये सारा का सारा इस भौतिक भूगोल का हिस्सा माना जाता है। अगर आप मोटा माटी कहें तो इसमें एक चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा भौतिक वातावरण है या भौतिक पर्यावरण है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो हमारा भौतिक भूगोल बन जाता है। और जब हम भौतिक पर्यावरण पूछते हैं कि भौतिक पर्यावरण है क्या, यानी हर वो चीज़ जो नेचुरली गिवन है, जिसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं है। बट इसके ऑपोजिट अगर आप देखते हैं तो ऑपोजिट में हमारे आता है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें रहती हैं आपके लिए ज़रूरी, एक हमारा मानव और दूसरा हमारा पर्यावरण। अब जो ये मानव और पर्यावरण है, इन दोनों के बीच के जो भी संबंध होंगे, जो भी रिलेशंस होंगे, ये सारे के सारे मानव भूगोल का हिस्सा माने जाएंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इसके क्रियाकलाप हैं, इन क्रियाकलापों का जो भी एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हमारा किसका हिस्सा माना जाएगा, मानव भूगोल का। दो ही चीज़ें रहती हैं, पहला रहेगा कि मानव भूगोल में क्या रहेगा कि पहली चीज़ मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध, और दूसरी चीज़ कि मानव के जितने भी क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों का, उन एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, वो चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, हमारी बेसिक और मेन ब्रांचेस के बारे में रहता है। इसके अलावा इसके आगे नेक्स्ट देखें तो इसमें चीज़ें निकल कर आती हैं, कुछ थॉट्स, कि लाइक मानव भूगोल में दो व्यक्ति ऐसे जिनके थॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रखे हो। अब अगर इसमें हम देखें, सबसे पहले हमारे पास नाम आता है रेड जेल का। ठीक है, अब जो ये रेड जेल है, ये जो हमारी मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो हमारा आधुनिक मानव भूगोल है, इसके जनक माने जाते हैं, इसके पिता माने जाते हैं। और ये जो रेड जेल हैं, ये आइडियोलॉजिकली डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर थे, जिसे आप नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं, नियतिवादी थे। लाइक इनकी एक स्टेटमेंट है प्रॉपर कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। लाइक अगर आपको सर्वाइव करना है एनवायरनमेंट में, तो आपके लिए एनवायरनमेंट का सपोर्ट क्या है, मस्ट है, कंपलसरी है, कि आप बिना एनवायरमेंटल सपोर्ट के नहीं जी सकते। अगर एक सिंपल भाषा में कहा जाए कि अगर आपको जीवित रहना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन क्या है, एनवायरनमेंट खुद आपको दे रहा है। तो यही चीज़ की सपोर्ट की बात की गई है कि मानव तभी तक रह सकता है जब तक एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट करता रहे। इसको अगर आप देखेंगे तो इनकी एक बुक भी है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। अब जो ये बुक है ये 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और इसी के पीछे एक दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे, डॉक्टर चार्ल्स डार्विन, जो उनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। तो उस ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज और एंथ्रोपोजियोग्राफीज, ये दो ऐसी बुक्स हैं जिन्होंने मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी को अपने पीक पर पहुंचा दिया, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया। और इसी में दूसरी स्टेटमेंट आती है एलन सी सैपल की। जो एलन सी सैपल हैं, ये बेसिकली रेड जेल के ही एक अमेरिकन स्टूडेंट थी। इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारी अस्थिर पृथ्वी है और जो हमारा क्रियाशील मानव है, ठीक है, जो हमारी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव है, इन दोनों के जो बीच के संबंध हैं, बदलते हुए संबंध हैं, ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है।
और ये स्टेटमेंट देने वाला कौन है? एलन सी सैपल। अगर आप इनको कैरेक्टर वाइज देखोगे तो ये रेड जेल की ही एक अमेरिकन स्टूडेंट है। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखें टॉपिक इसमें, तो यहाँ पर इसके मेजर ब्रांचेस की बात की जाती है कि आप इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र, मेजर स्टडी एरियाज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, एक है डाइवर्सिटी यानी विविधता, और दूसरा है वैश्विक स्तर यानी वर्ल्ड लेवल। ये दो चीज़ें, अब इन दो चीज़ों को आपको बस सबके साथ एडजस्ट कर देना है कि लाइक वैश्विक स्तर पर संस्कृतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांस्कृतिक भूगोल। और उसमें सेकंड चीज़ क्या आएगी? डाइवर्सिटी, कि पूरे विश्व में अलग अलग टाइप की संस्कृति या कल्चर को फॉलो किया जाता है। सेम इसी टाइप में आता है आपका सामाजिक भूगोल, कि वैश्विक स्तर पर समाज का अध्ययन करना सामाजिक भूगोल कहलाता है, और सारा समाज कैसा है? डाइवर्स्ड है, विविधतापूर्ण है। थर्ड इसी टाइप में आता है आपका जनसंख्या भूगोल, कि वैश्विक स्तर पर जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या भूगोल। और यहाँ भी सेम डाइवर्सिटी रहती है कि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम है। जनसंख्या का अनुपात, वितरण, ये सारी चीज़ें जनसंख्या भूगोल का हिस्सा बन जाती हैं। उसके अलावा राजनीतिक भूगोल, सेम वही दो चीज़ें कि वैश्विक स्तर पर राजनीति का अध्ययन, और राजनीति कैसी रहेगी आपकी? विविधतापूर्ण। उसके अलावा नेक्स्ट आवास भूगोल, कि अलग अलग टाइप में वैश्विक स्तर पर आवासों का अध्ययन करना, घरों का अध्ययन करना, हाउसिंग ज्योग्राफी कहलाती है, तो आवास भूगोल कहलाता है। और इसके अलावा आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वो आपका आर्थिक भूगोल रहता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे विषय ऐसे हैं जो आपके लिए नॉलेज के सोर्स रहते हैं। इसीलिए जो हमारी ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, इसको ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। लाइक जितनी भी आपकी नॉलेज की ब्रांचेज हैं वो सारी कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड हैं? ज्योग्राफी से। इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आता है हमारा कि मानव भूगोल की विचारधारा। मानव भूगोल की विचारधाराओं का मतलब क्या है? साइंटिफिक परसेप्शंस, वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण, कि मानव भूगोल को कितनी तरह से वैज्ञानिकों ने डिफाइन कर रखा है। कि विचारधाराओं के रूप में हम सोचते हैं कि हमारी एक विचार है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर साइंटिफिक परसेप्शन की बात रहती है कि एक वैज्ञानिक किस तरह से मानव भूगोल को बता रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। इसी नियतिवाद को आप हिंदी में निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है हमारा संभाववाद, जिसको आप संभावनावाद के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा आता है हमारा नवनिश्चयवाद, जिसे नवनियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसके दोनों नाम याद रखिएगा, और अगर इंग्लिश में रहे तो इंग्लिश में सेम ही रहेंगे, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। तो ये तीन प्रकार की विचारधाराएं हैं। और फिर से कह रहे हैं कि विचारधाराओं का मतलब यहाँ पे किससे है? साइंटिफिक परसेप्शन से, वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से। अब अगर इसको डिटेल वाइज स्टडी करें तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें? सबसे पहले आता है नियतिवाद। ठीक है, नियतिवाद में चीज़ें क्या रहती हैं कि ऑलरेडी फिक्स मानी जाती है। नियति का मतलब है किस्मत, की सारी चीज़ें किस्मत से ऑलरेडी फिक्स है। लेकिन हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट के बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जाता है कि मानव के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सारे के सारे क्या है? पर्यावरण द्वारा नियंत्रित। कि आप जितना भी कोई भी काम कर रहे हो वो सारे के सारे आपसे कौन करवा रहा है? एनवायरनमेंट खुद करवा रहा है। लाइक आप देखेंगे एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इज कंसिडर्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय द एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण जो है आपके सभी प्रकार के कामों को नियंत्रित कर रहा है। अब दूसरी चीज़, इस साइंटिफिक परसेप्शन के या इस विचारधारा को सपोर्ट किसने करा? लाइक सबसे पहले आपको नाम बताया रेड जेल का, जो नियतिवाद के सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते हैं और फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रहते हैं। उसके अलावा रेड जेल के बाद रहते हैं रीटर, उसके बाद हम्बोल्ट और उसके बाद हंटिंगटन। जो ये 4-5 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने नियतिवाद को बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट करा है। और इनके अनुसार क्या था कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम है। ठीक है, ह्यूमन को कंसिडर किया गया स्लेव, किसका? नेचर का, कि हम प्रकृति के गुलाम हैं, हम प्रकृति के दायरों के बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। और सेम इसकी ऑपोजिट विचारधारा की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर नाम देखने को मिलता है संभववाद का, संभावनावाद का या पॉसिबलिज्म का। जो ये संभववाद, संभावनावाद या पॉसिबलिज्म है, ये आपको एक मोटिवेशनल आइडियोलॉजी के रूप में देखी जाती है कि हर काम पॉसिबल है। अब पॉसिबल कैसे? कि आप अपने एनवायरनमेंट में चेंज करने में सक्षम हो। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो भी इस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जो भी लिविंग थिंग है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। ह्यूमन आर एबल टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, कि आप अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और इस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले दो हैं हमारे पास साइंटिस्ट, एक विडाल डी लब्लाश है और दूसरा लूसियन। ये दो ऐसे साइंटिस्ट, दोनों ही वेस्टर्न है, और दोनों ने क्या है? संभववाद को, पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट करा।
और थर्ड इसमें आता है कि प्रकृति की तुलना में, ठीक है, जैसे अगर आप नियतिवाद की बात करते हो, नियतिवाद कहता है, डिटर्मिनिज्म कहता है कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम है, लेकिन संभववाद ऐसा नहीं कहता। संभववाद कहता है कि प्रकृति से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो खुद मनुष्य है। इसमें नेक्स्ट देखें तो थर्ड हमारी आइडियोलॉजी आती है नवनिश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म की हम बात करते हैं। अब ये जो थर्ड आइडियोलॉजी है ये हमारी क्या है, नियतिवाद और संभववाद, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म दोनों के बीच का रास्ता, ये दोनों कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इसका एक सिंपल सा मानना क्या है कि निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का रास्ता ढूंढ लो और पर्यावरण को नुकसान किए बगैर, हार्म पहुंचाए बगैर अपनी समस्याओं को सुलझाओ। और यहाँ पर समस्याओं को सुलझाने का मतलब किससे है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के से, कि आप अगर अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हो इट मीन्स आपकी समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो रही हैं। बट यहाँ पे शर्त क्या रहती है, आप एनवायरनमेंट को हार्म या नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और इस आइडियोलॉजी को लाने वाला साइंटिस्ट कौन है हमारे लिए, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ये भी एक वेस्टर्न थिंकर है जिसने इस नियो डिटर्मिनिज्म को पेश करा है। इसमें नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं हमारे दो मेन टॉपिक हैं, मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि मनुष्य का प्रकृतिकरण है, मनुष्य के प्रकृतिकरण का मतलब किससे है कि फर्स्ट जो है अपने आप को सेकंड के लिए चेंज कर रहा है। ये हिंट रहेगा इसका, अगर आपके सामने लिखा है मनुष्य का प्रकृतिकरण तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड के लिए अपने आप को चेंज करेगा। एक सिंपल सी चीज़ कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में तालमेल बनना। अब एक इस विचारधारा के अनुसार क्या रहता है कि मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग चेंज करता है, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। और चेंज क्यों कर रहा है, रीज़न क्या है, ताकि एनवायरनमेंट का और ह्यूमन का इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, पर्यावरण और व्यक्ति के बीच में तालमेल बना रहे। और इसमें सेकंड चीज़ आती है कि मनुष्य अपने आप को प्रकृति के वातावरण के अनुकूल बनाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जैसा कि नियतिवाद में था। आप ये मान के चलिए ये नियतिवाद का ही एक अलग रूप है, जो डिटर्मिनिज्म है उसी का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। अब जब इसमें आप देखोगे कि मनुष्य अपने आप को क्या कर रहा है, प्रकृति के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है कि प्रकृति के अकॉर्डिंग बन गया ताकि हमें सपोर्ट उसका मिलता रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको अपना जीवन यापन करना है तो उसके लिए आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप चाहे कह सकते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण जो है कि यहाँ पर मनुष्य का प्रकृतिकरण जो है यहाँ पर नियतिवाद को ही डिफाइन किया जा रहा है कि मनुष्य प्रकृति के अकॉर्डिंग बन रहा है। इसमें चीज़ याद रखने वाली सिर्फ हिंट यही है कि जहाँ पर जो पहला नाम होगा वो सेकंड वाले के लिए अपने आप को एडजस्ट कर रहा होगा। अगर यहाँ पर मनुष्य का प्रकृतिकरण हुआ है तो यानी मनुष्य प्रकृति के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। क्यों, ताकि दोनों के बीच में तालमेल बना रहे, और तालमेल बना रहेगा तो इसमें मेन रीज़न क्या रहेगा, ताकि प्रकृति के नियमों का पालन किया जा सके। इसमें नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो आता है इसमें प्रकृति का मानवीकरण। अब अगर आप प्रकृति के मानवीकरण की बात करें तो सेम वही हिंट कि पहला वाला सेकंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, यानी प्रकृति मानव के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब प्रकृति अपने आप तो हो नहीं सकती मानव के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा संभववाद जो था, पॉसिबलिज्म जो था, ये उसी का एक छोटा सा हिस्सा आता है। अब अगर आप इसकी बात करते हो पॉसिबलिज्म की या संभववाद की, तो यहाँ पर चीज़ें क्या देखने को मिलेंगी कि जब मानव प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को प्रभावित करता है, यानी मानव क्या कर रहा है, प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। और कैसे कर रहा है, प्रकृति के नियमों को समझकर। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर जो प्रकृति के नियमों को आपने समझा और उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो। चेंज करने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए बाहर पूरे इलाके में गर्मी हो रही है, आप अपने कमरे को ठंडा कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, एसी का है, कूलर का है, ठीक है। यानी आपने अपने आसपास का वातावरण अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। लेकिन एडजस्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प किसने करी, प्रौद्योगिकी ने, टेक्नोलॉजी ने। तो यही चीज़ है कि मानव प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, लेकिन किसके दम पर, टेक्नोलॉजी के दम पर या प्रौद्योगिकी के दम पर। और जब आप एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हो, यानी आप क्या कर रहे हो, प्रकृति को संशोधित कर रहे हो, अमेंडमेंट कर रहे हो, किसके अंदर, प्रकृति के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी प्रकृति के मानवीकरण में, यानी प्रकृति मानव के अनुसार ढल जाती है, किसके दम पर, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के दम पर। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर था, इसमें बहुत ही बेसिक तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया गया। लाइक बेसिक चीज़ें अगर इसमें 1 मार्क में याद करने वाली है, लाइक फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे माना गया है, रेडजेल को। रेडजेल की बुक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी फेमस कहाँ से हुई, डॉक्टर चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज से। और रेडजेल की अमेरिकन स्टूडेंट कौन है, एलन सी सेपल। तो इस तरह से कुछ इसको ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। काट दे पे